हेलो एवरीवन, आज हम लोग एड्रिनल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे या फिर जिसे हम लोग सुप्रा रीनल ग्लैंड्स भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का ये अगला लेक्चर है। इसके बाद एक और हमारी ग्लैंड बच जाएगी पेनक्रियाज, जिसके बारे में हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। तो एड्रिनल ग्लैंड को हम एक और किस नाम से जानते हैं? सुप्रा रीनल ग्लैंड के भी नाम से जानते हैं। क्यों सुप्रा रीनल? रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी होती है। रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। ठीक है, और सुप्रा, सुप्रा मतलब सुपीरियर। ठीक है, किडनी के सुपीरियर, यानी ये जो किडनी है इसके ऊपर में ये जो वाली दिख रही है रेड कलर से मार्क कर रखा है मैंने, ये जो है होती है सुप्रा रीनल ग्लैंड होती है, एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, तो यही जो सुपीरियर है, किडनी हो गया हमारा, ये रीनल हो गया किडनी। ठीक है, किडनी के ऊपर है तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है और पेयर में दो होती है हमारी बॉडी में। अपर पोल ऑफ किडनी, किडनी के ऊपर साइड में होती है। ठीक है, अब इसका पोजीशन देखिए, रेट्रोपेरिटोनियल। रेट्रोपेरिटोनियल कहने का मतलब होता है कि ये पोस्टेरियर साइड में है। हमारा जो एंटेरियर पोर्शन है ना, हमारे एंटेरियर पोर्शन में स्टोमिक रहता है, लीवर रहता है। ठीक है, लेकिन ये पोस्टेरियर पोर्शन हमारे पीछे साइड में होती है। ठीक है, जो वर्टिब्रा कॉलम रहती है उसके जस्ट साइड में रहती है, वर्टिब्रा कॉलम के जस्ट साइड में रहती है किडनी, यानी पीछे साइड में। तो रेट्रोपेरिटोनियल जो होती है वो बैक साइड को बताती है। ठीक है, पोस्टेरियर ऑफ एब्डोमिनल वॉल, जो हमारा एब्डोमिनल वॉल है उसके पीछे में रहती है। ठीक है, ईच साइड ऑफ वर्टिब्री, वर्टिब्री के दोनों साइड में रहती है। ठीक है, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रक्चर में, ये हमारी राइट किडनी हो गई, ये लेफ्ट किडनी हो गई, और ये वर्टिब्री हो गई। ठीक है, और ये हमारा ग्लैंड हो गया, जो अब जिस ग्लैंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड। और यहाँ पे होती है राइट साइड में लीवर होती है और यहाँ पे स्प्लीन होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप ये देखेंगे कि जो राइट वाली जो ग्लैंड है वो थोड़ी कोनिकल शेप है, इसकी शेप जो है कोनिकल है, जबकि इसकी शेप जो है सेमी लूनर है। ठीक है, ऐसे हाफ लूनर, चांद के समान, मतलब आधी, मतलब इस तरह से। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से, जबकि इसकी स्ट्रक्चर जो है राइट वाली की वो ट्रायंगुलर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइट वाली की ट्रायंगुलर है और लेफ्ट वाली की जो है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड की, वो सेमी लूनर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी कलर देख लें तो ग्लैंड की जो कलर होती है गोल्डन येलो कलर होती है, 5 ग्राम इसका वेट होता है। और राइट ग्लैंड जो होती है, राइट एडर्नल ग्लैंड, वो ट्रायंगुलर या फिर पिरामिडल शेप की होती है। अभी मैंने बताया ट्रायंगुलर या फिर पिरामिडल शेप की होगी, जबकि लेफ्ट वाली जो होती है वो सुप्रारीनल, इस तरह से, सुप्रारीनल जो ग्लैंड है वो इस तरह की होगी, थोड़ी सेमिलूनर टाइप में। ठीक है, इसकी शेप सेमिलूनर होती है, इसकी ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि सब डिविजन्स एंड हिस्टोलॉजी। अब जो ग्लैंड है उसकी सब डिवीजन कितने पार्ट में हुई है, उसकी डिवीजन कितने पार्ट में हुई है। ठीक है, और उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में। तो जो हमारा ग्लैंड है ना, सबसे बाहर में होता है कैप्सूल, जो कि इसको कवर करके रखता है ग्लैंड को एक प्रोटेक्टिव लेयर से। ठीक है, अब इसके अंदर 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, कॉर्टेक्स रीजन में 2 पार्ट में, पहले इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। ठीक है, मेडुला में फिर 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, मेडुला में 3 लेयर्स होते हैं, जिसको हम लोग GFR से याद करेंगे। ठीक है, निमोनिक्स हम लोग GFR, जोना ग्रो, सबसे आउटर क्या होती है? जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना फैसिकुलोटा, जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, तो यहाँ पे GFR उसे याद रखिए। ठीक है, सबसे बाहर में ग्लोमेरुलोसा होता है, फैसिकुलोटा होता है, फिर रेटिकुलरिस होती है। ये तीनों जो है कॉर्टेक्स का पार्ट है। ठीक है, फिर एक अंदर में जो ब्लू कलर से मैंने दर्शा रखा है, ये जो है मेडुला है। ठीक है, इसकी डिवीजन समझ में आई। सबसे बाहर में कैप्सूल, कैप्सूल के अंदर जस्ट कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होते हैं। GFR उससे याद रखिए, G से ग्लोमेरुलोसा, F से फैसिकुलोटा और R से रेटिकुलरिस। ठीक है, अंदर में मेडुला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फ्लो डायग्राम के थ्रू देखिए, ईच ग्लैंड में, सारे ग्लैंड्स में नहीं, सॉरी, ये दोनों एडर्नल ग्लैंड में आउटर कॉर्टेक्स होती है और इनर मेडुला होता है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स होते हैं, GFR से याद रखिए, G, F और R। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलोटा और रेटिकुलरिस। ठीक है, इन तीनों से अलग अलग हार्मोन निकलते हैं, इससे भी अलग हार्मोन निकलते हैं, जो कि हमें पढ़ना होगा भी आगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसकी हिस्टोलॉजी, देखते हैं कि ये जो बाहरी लेयर है, ठीक है, आउटर लेयर है जो ग्लोमेरुलोसा है, उसमें क्या एनाटमी है, फैसिकुलेटा में क्या एनाटमी है, रेटिकुलरिस में क्या एनाटमी है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें जोना ग्लोमेरुलोसा। इसमें देखेंगे कि ये पॉलीहेड्रल जो सेल्स है वो एक अरेंज ऐसे होती है, राउंडेड क्लस्टर। ठीक है, ये वाली है, ये वाली जो रीजन है वो ये कहलाती है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये आप देखेंगे तो इस तरीके से, और ये राउंडेड, ये सेल जो है ऐसे राउंडेड
में अरेंज होती है, राउंडेड क्लस्टर में, ठीक है। ये जो पॉलीहेड्रल, एक जो सेल है पॉलीहेड्रल, ये सारे सेल्स जो है एक इस तरह से इसकी अरेंजमेंट रहती है, ठीक है। ये मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन को ये रिलीज करती है। ध्यान रखिए कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जिसमें सबसे ज़्यादा स्पेशल कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब फेसिकुलेटा का देखिए, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर, ये फेसिकुलेटा है, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा। इसमें आप देख रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में कॉर्ड के रूप में अरेंज है, स्ट्रेट अरेंज है। तो इसमें भी पॉलीहेड्रल सेल्स होते हैं जो कि स्ट्रेट कॉलम में अरेंज होते हैं, ठीक है। उसमें एक सर्कुलर राउंडेड कॉलम में अरेंज थे और इसमें स्ट्रेट, ठीक है। ये साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ये जो बीच में दिख रहे हैं ना स्पेस, ये कहलाते हैं साइनोसॉइड्स। ये साइनोसॉइड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स वगैरह पास करती है, ठीक है। और ये जो होता है ये क्या रिलीज करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, जिसमें सबसे मेन हार्मोन जो होता है कॉर्टिसोल होता है, ठीक है, इसको रिलीज करता है ये फेसिकुलेटा से, ठीक है। ध्यान रखिए ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, फेसिकुलेटा से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसमें कॉर्टिसोल्स को रिलीज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले इसकी एनाटॉमी देखिए। रेटिकुलरिस देखिए कि ये जो सेल्स है ना, जो सेल्स ये इसमें जो स्ट्रेट थे, इसमें राउंडेड में थे, लेकिन इसमें इरेगुलर पैटर्न में, इनका कोई एक पैटर्न नहीं, ऐसे ही अरेंज होते हैं और इसके बीच में पूरी साइनस होती है और नर्व्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं इसके बीच में। मेडुला में आप देखेंगे कि ये सेल्स है, ये मेडुला का सेल्स है, ठीक है, फिगर देख लिए। अब देखिए इसके एनाटॉमी। अभी मैंने पीछे वाले में बताया कि वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, कौन सा, एफ जो होता है जोना फेसिकुलेटा, वो जो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करता है कॉर्टिसोल्स को, ठीक है। अब इनर जो थी वो रेटिकुलरिस थी, जोना रेटिकुलरिस, जिसमें ब्रांचिंग इंटरकनेक्टिंग कॉलम होते हैं। इसमें हमने देखा कि इरेगुलर ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। आप देखिए ये सारे एक दूसरे से ज्वाइन है, ब्रांचेज लाइक निकले होते हैं, ठीक है, ब्रांचेज निकले होते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये ब्रांचिंग लाइक, इंटरकनेक्टिंग ब्रांचिंग लाइक होती है, कॉलम अरेंज होते हैं, राउंड सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जो होता है सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, याद रखिए किस को रिलीज करता है, सेक्स हार्मोन, एंड्रोजेंस को, ठीक है, एंड्रोजेंस को ये रिलीज करता है। एंड्रोजेंस हमारा कहाँ काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल एक्टिविटी में काम करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ में काम करता है, जैसे प्यूबिक हेयर्स, जो और भी ब्रेस्ट वगैरह के डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है, ठीक है। मेडुला, सबसे इनर क्या था, मेडुला। मेडुला में कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, याद रखिएगा, क्रोमैफिन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिलीज करता है एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको नॉन इपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। ये कहाँ से रिलीज होता है, एडर्नल मेडुला से, ठीक है, याद रखिएगा। कहाँ से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एक समरी रूप में देख लीजिए, एक समरी में कि एड्रेनल ग्लैंड से टोटल कितने हार्मोन रिलीज होते हैं और कौन कहाँ से रिलीज होते हैं, ठीक है, एक समरी देख लीजिए, ब्रीफ समरी। अब यहाँ पे देखिए कि कॉर्टेक्स में 3 रीजन थे, ठीक है, GFR जो कि मैं बता रही हूँ, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ठीक है, जो कि ये जो रिलीज करता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन को, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल्स को, ये सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन को, ठीक है। मेडुला से 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक और हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन, ठीक है, डोपामीन, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है, जिसे हम लोग एड्रेनलिन भी बोलते हैं और या फिर इसे नॉन एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ हार्मोन्स की एक्शन देखिए 1 बाई 1। टोटल हम लोग हार्मोन्स इसमें कितने देखे, 3 लेयर से हो गए और मेडुला से 3 रिलीज होते हैं। टोटल 6 हार्मोन्स के बारे में हमें पढ़ना है, हार्मोन्स के एक्शन के बारे में, उनका क्या एक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। ये एल्डोस्टेरोन इसमें सबसे चीफ हार्मोन है, सबसे मेन है, ठीक है। ये कहाँ से रिलीज होता है वो मैंने बता रखा है, जोना ग्लोमेरुलोसा से, ठीक है। एक्शन, इसका एक्शन, पहला एक्शन क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ सोडियम, ठीक है, ये सोडियम को कंजर्व करता है हमारे बॉडी में, ठीक है, निकलने बाहर नहीं देता है यूरिन के थ्रू, जबकि ये पोटेशियम को यूरिन में निकलने देता है, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पोटेशियम बाहर निकले और सोडियम बॉडी में रहे, ठीक है। तो ये कहाँ काम करता है, DCT, डिजिटल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। जब हम किडनी पढ़ेंगे तो उसमें DCT होता है, PCT होता है, लूप हेलनेस होती है, फिर उसके बाद हमारा DCT होता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है, ठीक है। तो उसमें DCT पे ये काम करता है और वहाँ पे क्या काम करता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स हो गई और ये DCT वाली ट्यूब हो गई, ठीक है, नेफ्रॉन्स की, तो यहाँ से तो यूरिन जाता है ना, यहाँ से यूरिन बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ब्लड में सोडियम को दे रहा है,
ठीक है, इसकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कर ले रहा है ब्लड में, ठीक है, जबकि पोटेशियम की यहाँ से पोटेशियम को लेके एक्सक्रीट आउट करा रहा है, एक्सक्रीशन उसका इंक्रीज कर दे रहा है। यूरिन जब हम चेक करेंगे तो जिस बॉडी में एल्डोस्टेरोन लेवल इंक्रीज रहेगी वो बॉडी में क्या हमें मिलेगा, हमें ब्लड में सोडियम लेवल ज़्यादा मिलेगा और यूरिन में हमें पोटेशियम लेवल ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। ये एक्सचेंज करते हैं, जब ये सोडियम की इधर लेती है तो ये पंप के दौरान पोटेशियम को यूरिन में देती है, ठीक है। दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ ECF वॉल्यूम। ECF वॉल्यूम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, ठीक है, EC और इंट्रा सेलुलर, ठीक है। ये आप देखेंगे ये सेल्स हो गया, सेल एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इसका फुल फॉर्म लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखी हुई है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। और ICF का मतलब हो गया इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है, यानी सेल के अंदर रहे तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड और सेल के बाहर ये सारे फ्लूइड्स जो रहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, ठीक है, तो उसको मेंटेन करके रखता है। अब हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, जब हमारी बॉडी में सोडियम लेवल इंक्रीज करती है तो वाटर लेवल भी इंक्रीज करती है हमारी बॉडी में। क्यों इसे बोला जाता है, सोडियम रिटेंशन जब हमारी बॉडी में होती है तो वाटर का भी रिटेंशन होता है, यानी पानी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टोर होने लगती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब सोडियम हमारे ब्लड में आता है ना तो वहाँ की कंसंट्रेशन हाई होने लगती है ब्लड में जब कंसंट्रेशन हाई होने लगती है उसकी ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर जाता है, यानी हमारी बॉडी में हमारी किडनी में क्या होने लगता है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में भेजा जाने लगता है, इसलिए ब्लड में बहुत ज़्यादा वाटर लेवल हो जाता है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आगे इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विथ सोडियम के साथ साथ पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन करना शुरू कर देता है। जब वाटर लेवल हमारी बॉडी का मेंटेन रहेगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, ठीक है। जब हमारी बॉडी में हाई बहुत ज़्यादा वाटर लेवल हो जाता है, जैसे किडनी खराब हो जाती है उस दौरान, तो हमारी ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो एक लेवल मेंटेन होना चाहिए, उसको रेगुलेट कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है कि कितना हमारी बॉडी में पानी होनी चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, हमारी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। ये क्या करता है, यहाँ पे देखिए कि जब अब एसिड बेस बैलेंस अगर मान लेते हैं इन केस ऑफ एसिडोसिस हो रखी है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रखी है किसी बॉडी में, तो एसिडोसिस के दौरान क्या होता है कि H+ का बहुत ज़्यादा अमाउंट होगा, H+ हमारी बॉडी में ज़्यादा होंगे, तो H+ को बाहर निकालने की ज़रूरत है यूरिन के थ्रू बाहर निकले, ठीक है, तब जाके एसिड का जो एसिडिटी है जो हमारी बॉडी की वो कम होगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या करता है कि सोडियम यहाँ से अब हमारा जो ये किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है ना, और यहाँ पे मान लेते हैं ये ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गया, ये क्या करता है कि यहाँ से सोडियम को इधर भेजने लगता है Na+ को, और इधर से H+ को लेके ये यूरिन में बाहर निकालने शुरू कर देता है, यूरिन में बाहर, ठीक है, यानी एक्सचेंज ऑफ, देखिए सोडियम को ये यहाँ से कहाँ भेज रहा है, ब्लड में, और ब्लड से H+ को जो कि एसिडोसिस कर रखा था, हमारी बॉडी में एसिडोसिस कर रखा था, उस H+ को निकाल के इधर यूरिन में भेज देता है ताकि बाहर निकल जाए H+, ठीक है। तो सोडियम रीअब्जॉर्प्शन इसमें इंक्रीज कर जाती है, रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है सोडियम का, ठीक है, और एक्सक्रीशन H+ का इंक्रीज कर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा H+ बाहर एक्सक्रीट आउट होने लगता है यूरिन में, ठीक है, यूरिन में बाहर निकलने लगता है। तो ये एक्सचेंज ऑफ, मतलब सोडियम अंदर ले रहे हैं तो उसके बदले में हम H+ बाहर दे रहे हैं, ठीक है, एक्सचेंज ऑफर चलती है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट जो हार्मोन देखने वाले हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, इसमें सबसे मेन हार्मोन होते हैं कॉर्टिसोल, जिससे स्ट्रेस हार्मोन भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली इमरजेंसी कंडीशन में रिलीज होती है और ये हमारी बॉडी की ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखती है, ठीक है। या तो ये मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है, ये हार्मोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज कर जाता है, लेकिन नॉर्मली ये मेंटेन करके रखती है कॉर्टिसोल्स, ठीक है। इसका एक्शन क्या है, इसका एक्शन है कि ब्लड शुगर लेवल को ये बढ़ाएगा, ठीक है, हमने देख लिया कि यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, तो इसका एक्शन क्या होगा, ये ऐसे जगह मेटाबॉलिज्म पे काम करेगी जहाँ से ज़्यादा ग्लूकोज बन सके, ठीक है। जब ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को क्या कर देती है, ये इंक्रीज कर देती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देगी तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है लास्ट में किस रूप में चेंज होते हैं, किस रूप में बन जाते हैं, लास्ट में ब्रेक डाउन होते होते डाइजेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन जब होती है तो लास्ट में वो क्या बन जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, ठीक है। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस इंक्रीज कर देता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज कर देती है। अब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है,
हम जब देखेंगे ना जब हम ग्लूकोज साइकिल देखेंगे, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे कि एमाइनो एसिड से भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है, उसमें देखेंगे हम लोग फैटी एसिड से भी ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मेशन सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता है, हमारे एमाइनो एसिड से भी होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जब हम उसी साइकिल पढ़ेंगे। और फैटी एसिड से भी होता है, फैटी एसिड से भी ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या करेगा कि प्रोटीन की ब्रेकडाउन शुरू कर देगा। ये जो हार्मोन है ये क्या करेगा कि प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म होती है और एक एनाबॉलिज्म होती है। एनाबॉलिज्म होता है फॉर्मेशन, बनना, कैटाबॉलिज्म में उसकी ब्रेकडाउन, टूटना, ठीक है। कैटाबॉलिज्म मतलब टूटना, एनाबॉलिज्म मतलब बनना, ठीक है। तो यहाँ प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म हो रही है, यहाँ पे प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है। कहाँ की प्रोटीन मोस्टली ब्रेक डाउन करती है? मसल्स की, स्केलेटल जो मसल्स होते हैं वहाँ की प्रोटीन जो होती है ब्रेक डाउन करना शुरू कर जाती है। फिर जब वो ब्रेक डाउन होगी तो प्रोटीन किस चीज़ से बना रहता है? एमाइनो एसिड से। तो एमाइनो एसिड में वो टूटने लगेगी, एमाइनो एसिड का बॉडी में लेवल इंक्रीज करने लगेगा, ठीक है। फिर वही एमाइनो एसिड से मैंने बताया कि ग्लूकोज भी बन जाता है, तो एमाइनो एसिड से वो लास्ट में कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में आके, और यही ग्लूकोज जो है ब्लड में चला आता है, ब्लड में। तो फिर ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। अब देखिए फैट मेटाबॉलिज्म पे। अब फैट जो है, फैट की भी ब्रेक डाउन कराता है, जहाँ पे फैटी एसिड इंक्रीज कर जाते हैं, और यही फैटी एसिड फिर लास्ट में ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और कॉर्टिसोल का एक और फंक्शन होता है कि इलेक्ट्रोलाइट लेवल को, हमारी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब तीसरा जो हार्मोन था, जो कि सबसे इनर लेयर से सिक्रेट आउट होता था, रेटिकुलरिस, ठीक है, वहाँ से। तो एंड्रोजेंस जो है वो सेक्स हार्मोन है, ठीक है। इसका पहला जो फंक्शन देखेंगे, एक्शन फीटल लाइफ पे, मतलब फीटस पे। फीटस में क्या होता है कि एस्ट्रोजन को रिलीज कराने में हेल्प करता है। जो प्लासेंटा रहता है, जब उस दौरान फीटस के दौरान क्या होता है कि ये जो एंड्रोजेंस होते हैं वो एस्ट्रोजन, प्लासेंटा से एस्ट्रोजन को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा से एस्ट्रोजन को रिलीज कराने में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस कराने में हेल्प करते हैं। लेकिन जब वही कोई एडल्ट हो गया, ठीक है, ये हम तो अभी फिटस के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन एडल्ट में क्या होता है? एडल्ट में हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। फीमेल्स में क्या होती है कि हमारी मसल्स मास इंक्रीज करनी शुरू हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ प्यूबिक एक्सिलरी हेयर्स, प्यूबिक और एक्सिलरी हेयर्स जो होती है वो इंक्रीज होती है, और एक्नी वगैरह निकलने लगते हैं, ठीक है। फेस वगैरह में एक्नी जो निकलते हैं वो। अब मेल्स में क्या होते हैं? मेल में वॉइस चेंज होती है। हम लोग जानते हैं कि मेल की वॉइस चेंज हो जाती है, ठीक है। तो मेल की वॉइस चेंज होगी, इसकी वजह से फेशियल और बॉडी हेयर की ग्रोथ हो जाएगी। फिर मसल्स डेवलपमेंट भी इससे होने लगते हैं। यहाँ पे मैंने लिख रखा है मसल डेवलपमेंट भी इससे होता है, ठीक है, वॉइस में, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे, हार्मोन्स बाई एडर्नल मेडुला। अभी तक हम लोगों ने कॉर्टेक्स का हार्मोन पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग मेडुला का पढ़ेंगे। मेडुला में 3 हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, मैंने बताया था, इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन और डोपामिन, ठीक है। ये दोनों एक तरीके से इमरजेंसी हार्मोन है। ये दोनों इमरजेंसी कंडीशन में, यानी बहुत ज़्यादा जब डर लगता है, जब हम हाइट से कूदते हैं, मतलब बहुत ऊँची हाइट है वहाँ से हमें कूदने के लिए बोला जाता है, तो इमरजेंसी कंडीशन में ये रिलीज होते हैं। जैसे मान लेते कि हम सामने ऐसा कोई छाया देख लेते हैं रात के टाइम, तो हम डर जाते हैं, हमारी स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हमारा हार्ट बीट इंक्रीज कर जाता है, पल्स रेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो वो कंडीशन में ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। और डोपामिन जो होता है ये सबसे मेन हार्मोन होता है। इपिनेफ्रिन जो होती है सबसे मेन हार्मोन होती है, और डोपामिन जो होता है इसका प्रिकर्सर्स होता है, यानी पहले डोपामिन रिलीज होगा तभी जाके ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो एडर्नल मेडुला से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, देख लिया आप लोगों ने। ये तीनों हार्मोन्स जो है किस चीज़ से बने होते हैं? एमाइनो एसिड से। कौन से 2 एमाइनो एसिड से बने होते हैं? फेनाइल एनालिन और टायरोसिन, ठीक है, टायरोसिन और फेनाइल एनालिन, ठीक है। ये 2 एमिनो एसिड से मिलकर ये तीनों हार्मोन बने होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। These are acts on sympathetic nervous system। ये sympathetic nervous system पे काम करता है। और sympathetic nervous system होती है parasympathetic, 2 होती है, sympathetic nervous system, ठीक है, और दूसरा होता है parasympathetic nervous system, ठीक है। तो ये sympathetic nervous system पे काम करती है, जो कि इमरजेंसी कंडीशन में काम करती है, ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में, जब हमें डर लगे, हमें कहीं डर लगता है, तब जाके ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसकी एक्शन देखते हैं। तो एक्शन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला जो कि इमरजेंसी हार्मोन थे 2, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, या फिर इपिनेफ्रिन बोले या फिर नॉन इपिनेफ्रिन बोले, ठीक है। दूसरा डोपामिन, ठीक है। तो पहले इसका देख लेते हैं कि जब ये हार्मोन रिलीज होंगे तो हमारे
कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या काम करेगी? CVS का मतलब होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। हमारे हार्ट पे क्या काम करता है? तो हम जब भी डरते हैं तो कहीं भी हमारी डर जब पैदा होती है हमारे अंदर, तो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम कभी डरते हैं ना तो ब्लड शुगर लेवल जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज इसलिए कर जाते हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए फंक्शन करने के लिए। जब हम डरे होते हैं तो हमारा दिमाग काम करना चाहिए कि हमें क्या करना है, ठीक है। उस दौरान हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो ठीक उस टाइम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। वो कहाँ से इंक्रीज करता है अचानक से? तो वो लीवर, मसल्स और एडिपोज टिश्यू पे काम करता है। ये तीनों जगह हमारे पास क्या होते हैं? ग्लाइकोजेन स्टोर होते हैं, ग्लाइकोजेंस स्टोर होते हैं। और ग्लाइकोजेन जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, और ग्लाइकोजेन की यहाँ पे क्या होती है? ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। ग्लाइकोजेन की यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है, और ग्लाइकोजेन ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जब बनती है तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाती है उस दौरान, ठीक है। BMR को इंक्रीज कर देता है। जब मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी तो बेसल मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज कर जाता है। BMR का फुल फॉर्म बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? CNS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी हमारे ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी होगी। हम जब कभी डरते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है। पसीना आने लगता है, रेस्टलेसनेस, हम बहुत थका महसूस करने लगते हैं, हमें कुछ पता नहीं चल पाता है, ठीक है। उस तरह की केस होती है। फिर अदर्स मतलब क्या, मतलब और क्या क्या चीज़ें हो सकता है इमरजेंसी कंडीशन में? तो स्वेटनिंग, हमें पसीना आने शुरू हो जाते हैं। प्यूपिल डायलेशन का मतलब आँख फटी की फटी रह जाती है, मतलब एकदम बड़ी सी प्यूपिल हो जाती है। जो हमारी अंदर प्यूपिल है आइज में, वो बहुत बड़ी हो जाती है, उसकी साइज प्यूपिल डायलेटेड हो जाती है। आइज फॉर फार विजन, हमारी आइज की ऐसी स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाती है कि हम बहुत दूर से दूर चीज़ों को देखने में सक्षम हो पाते हैं। फार विजन के लिए आइज हमारा एकोमोडेट हो जाता है। GI ट्रैक की मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। उस दौरान कोई डाइजेशन की जरूरत नहीं है। अब मान लेते हमने खाना खा रखा उस दौरान, तो उस दौरान हमें डर जब लग रहा है तो डाइजेशन की क्या ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है। तो उस दौरान जो GI ट्रैक जो होती है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होती है, उसकी मोबिलिटी यानी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होती है, जो कि मैंने बताया है GI ट्रैक के जब मैंने डाइजेशन पढ़ाया था, तो उसकी मोबिलिटी डिक्रीज कर जाती है, यानी वहाँ पे डाइजेशन डिक्रीज कर जाता है। GI ट्रैक की मोबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि डाइजेशन वहाँ पे डिक्रीज कर जाती है। जब डाइजेशन डिक्रीज कर जाएगी तो कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ठीक है। कभी भी डाइजेशन बहुत ज़्यादा जब इंक्रीज कर जाती है तो हमें डायरिया होता है, ठीक है। और जब डाइजेशन डिक्रीज करती है, डाइजेस्टिव एक्टिविटी, तो हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। तो उस दौरान कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब होता है कि हमें कंट्रोल ही नहीं होता है, हम यूरिन पास कर देते हैं, ठीक है। यूरिन बाहर आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है, इनकंटिनेंस हो जाता है, ठीक है। कई बार डर में मूवी वगैरह में देखे होंगे कि डर जब किसी को लगता है तो यूरिन पास आउट हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें हार्मोन है वो डोपामिन क्या करता है? कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। कार्डियक आउटपुट पता है कि हमारी हार्ट के द्वारा कितने ब्लड को बाहर पंप किया जाता है, वो कार्डियक आउटपुट होता है 1 मिनट में, ठीक है। जो कि हम लोगों ने निकाला था, जो कि आया था 5 से 6 लीटर के अप्रॉक्स, ठीक है। आप देख लीजिएगा उस लेक्चर में, कार्डियक वाले लेक्चर में मैंने बता रखा है, ठीक है। इंक्रीज सिस्टोलिक BP, ठीक है, ब्लड प्रेशर यहाँ पे 120/80 होता है, ठीक है। ये होती है सिस्टोलिक, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होती है, ये डायस्टोलिक होती है, ठीक है। तो ये वाली जो ब्लड प्रेशर यानी ऊपर वाली जो ब्लड प्रेशर, ये इंक्रीज कर जाती है जब डोपामिन हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो, ठीक है। तो आज के लिए लेक्चर बस यहीं तक। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आई होगी तो कमेंट करें, बताएं कि कैसा लगा आपको लेक्चर, और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अच्छी लगी हो लेक्चर तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर मेरा पेनक्रियाज पे होगा, पेनक्रियाज ग्लैंड पे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।